वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम जनार्दन राव है और पेडी ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया था और बहुत लंबे गैप के बाद एक नया वीडियो में लेके आया हूँ आप लोग के लिए। बेसिकली इस वीडियो पे हम बात करेंगे 10 स्टेप्स ऑफ सेल्स। दोस्तों बेसिकली सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग काफ़ी डरते हैं, भागते हैं, उस जॉब को अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सेल्स सबसे ईजी जॉब है। उस जॉब को अच्छी तरह, किसी भी जॉब को अच्छी तरह करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। अगर आप उस स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका जो भी जॉब आप कर रहे हैं वो जॉब काफ़ी अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ बारीकी हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं आज उस टॉपिक को लेकर के ही इस वीडियो को आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मेरा वीडियो जो है बेसिकली सेल्स रिलेटेड है, और जो लोग B2C यानी कि रिटेल सेल्स में काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो सेल्स के कुछ बेसिक 10 स्टेप्स होते हैं जिसको हर सेल्स पर्सन, हर जो भी इंसान सेल्स में काम कर रहा है या काम करना चाहता है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप आता है इनिशियल मीट एंड ग्रीट। हाँ गाइस, इनिशियल मीट एंड ग्रीट से मेरे यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो भी कस्टमर या जो भी प्रोस्पेक्ट आप तक आपका सामान लेने के लिए आ रहा है वो आपको जानता हो पहले से। वो बहुत 9 आउट ऑफ 10 केसेस में ये होता है कि कस्टमर आपको नहीं जानता। तो बट ऑब्वियस है कि उनके सामने जब तक आपका अच्छे इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक वो आपके से या आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। आप ही एज्यूम करिए, अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हैं और उस सामान को लेने के लिए जो भी बताने के लिए जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर मौजूद है, वो आपसे प्रॉपर बिहेव ना करे, वो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स ना करे, या वो प्रॉपर आपको सपोर्ट ना करे, डिटेल्स ना प्रोवाइड करे, तो शायद आप वहाँ से वो सामान को नहीं खरीदेंगे। वेयरएज़ अगर आप किसी स्टोर पे जाएँ जहाँ पे आपको जो कंसर्न पर्सन है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो प्रॉपरली आपको सपोर्ट करे, प्रॉपरली आपको गाइड करे, प्रॉपरली आपको इम्पोर्टेंस दे, प्रोवाइड करे, डिटेल्स दे, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, तो अपने प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करेंगे। तो यही होता है गाइज, अगर आप रिटेल या B2C बिजनेस में काम करते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपका कस्टमर आपसे सामान लेने के लिए आता है या आपके प्रोडक्ट लेने के लिए आता है, तो वहाँ पे आपको जो पहला स्टेप है इनिशियल मीट एंड ग्रीट का, ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करता है और इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो गया तो बट ऑब्वियस है कि आपके आगे की जो भी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो भी बिगड़ते जाएगी। मेरे इस बेसिक्स सेल्स के प्रोसेस में जो सेकंड पॉइंट आता है वो बेसिकली कनेक्ट विद कस्टमर। गाइज आप ध्यान इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा क्रिएट कर लिया है देन सेकंड स्टेप भी फर्स्ट स्टेप जितना ही इम्पॉर्टेंट है। कनेक्ट से मेरा यहाँ मतलब ये है कि आपको अपने कस्टमर से ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होगी जिससे कस्टमर आपको अपनी ज़रूरतों के बारे में या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ओपनली बता पाए। कई बार ऐसे होते हैं कुछ कस्टमर एकदम चीज़ों को बताने से हिचकिचाते हैं, या उनको लगता है कि वो क्यों आपको अपनी डिटेल शेयर करें, क्यों आपके साथ में अपनी रिक्वायरमेंट को शेयर करें, उनको सब पता है। पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर को एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है या एक फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है। बीइंग एन एग्जीक्यूटिव हमारा काम यहाँ पे सिर्फ अपने जॉब को प्रॉपर परफॉर्म करना नहीं है, हमारा काम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कस्टमर को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट, एक अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करें जिससे उनको राइट प्रोडक्ट अपने लिए चूज़ करने के लिए हेल्प हो। गाइज अब आता है हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में। तीसरा पॉइंट जो है बेसिकली यहाँ पर आपको अब अपने 25% सेल्स को अचीव कर चुके होते हैं, ये है नैबिंग। नैबिंग का मतलब है N फॉर नीड, A फॉर अथॉरिटी, B फॉर बजट। इसको हम सिंपल वे में नीड एनालिसिस बोलते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जो भी कस्टमर को आप सेल करना चाहते हैं, वो सेल करने से पहले आप ये समझिए कि क्या आपका जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है पेंसिल लेने के लिए और आप अगर उसको पेन सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चांसेस 50-50% है कि कस्टमर पेंसिल लेगा या आपसे पेन लेके जाएगा।
आप ये समझिए कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो आप उस प्रोडक्ट को क्यों परचेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप हर दिन शॉपिंग नहीं करते, आप हर दिन नए कपड़े नहीं खरीदते, आप हर दिन नए फ़ोन नहीं खरीदते। जब तक आपके पास रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होगी तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान क्यों खरीदेंगे। तो वैसा ही आपके कस्टमर्स भी हैं। आपको अगर उनकी नीड समझ में आ गई कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आई सजेस्ट कि आप उस प्रोडक्ट को नीड एनालिसिस करके ही कस्टमर को पिच करें। अदरवाइज पहले नीड समझ लें और ये भी समझें कि जिस कस्टमर को, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक कस्टमर नहीं, हमारे पास फैमिली आती है या हस्बैंड वाइफ आते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ के केसेस में वाइफ हमेशा अथॉरिटी पर्सन होती है डिसाइड करने के लिए। आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अगर कस्टमर 2 लोग या 3 लोग आए हैं तो उसमें से कोई एक ही डिसीजन मेकर होगा जिसका फाइनल यस और नो डिसाइड करेगा कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप एग्जाम्पल के मांगे एक कस्टमर ए है और इसके साथ में बी आया है। अगर आप फोकस कर रहे हैं ए के ऊपर में, उनको प्रोडक्ट समझा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, पर एक्चुअल जो बायर है वो बी है। जो एक्चुअल बायर होता है 2 केस में कभी भी वो ज़्यादा आपसे बात नहीं करेगा, वो अपनी चीज़ों को आपके सामने रखेगा, आप उस चीज़ों को समझेंगे और उस चीज़ों को समझ के अगर आप प्रोडक्ट बताएंगे तो ये जो बायर है बी, ये आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा। अदरवाइज आपसे ए ही बात करेगा, ए को ही आप समझाएंगे, ए को ही आप प्राइस देंगे, ए को ही आप नेगोशिएट करेंगे, पर फाइनल डिसीजन मेकर है वो आपसे कन्विंस नहीं होगा बिकॉज आपने उन पर फोकस ही नहीं किया। तो मल्टीपल कस्टमर केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल डिसीजन मेकर या एक्चुअल बायर कौन है और उस पर ही आप फोकस रखें ताकि वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर के उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए फाइनल कॉल ले, ना कि उसके ऊपर में जो साथ में कंपनी दे रहा है। अब आते हैं सेल्स के मेजर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो है प्रोडक्ट पिचिंग। प्रोडक्ट पिचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एक सेल्समैन प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाना ही बहुत बड़ा रीज़न होता है उसका सेल लॉस होने का। अगर मैं आपको किसी चीज़ की खूबियाँ नहीं बता पाऊँ, अगर मैं आपको किसी चीज़ की क्वालिटी ना बता पाऊँ और उस प्रोडक्ट से आपके लाइफ में क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं मैं आपको ये ना बताऊँ, तो शायद आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कभी नहीं लोगे, कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी जब प्रोडक्ट आप बताएं, आप सबसे पहले बेसिक जो पहले के 3 स्टेप है उनको अगर आपने प्रॉपर कर लिया है तो प्रोडक्ट बताना भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर यूएसपीज़, प्रॉपर बेनिफिट कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे तो बट ऑब्वियसली कस्टमर उनके एडवांटेजेस को देख करके प्रोडक्ट परचेस करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। लास्ट पॉइंट मैंने बोला था प्रोडक्ट पिचिंग, दोनों में डिफरेंस है। एक जगह आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं कस्टमर को, दूसरे पॉइंट पे आप कस्टमर को प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्ट पिचिंग एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पिच मैंने आपको 2-3 ऑप्शन सजेस्ट किए एज पर नीड। मुझे लगा कि ये 3 प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेंगे। फिर जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट, पिचिंग इज़ डिफरेंट, प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट। प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीड आपने कस्टमर से समझी, सबसे पहले तो ये समझिएगा जब आप नीड एनालिसिस कस्टमर कर रहे हैं तो आप कुछ टॉप 3 प्रायोरिटीज़ कस्टमर की प्रोडक्ट लेने के पीछे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ को आप मार्क कर लीजिए और इन टॉप 3 प्रायोरिटीज़ को ही आप अपने एंड जो भी प्रोडक्ट आप पिच करना चाहते हैं कस्टमर, उनसे मैप करिए कि कौन से प्रोडक्ट में ये तीनों प्रायोरिटीज या तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। और जिस भी प्रोडक्ट में ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होगी उसी प्रोडक्ट को आप कस्टमर के सामने पिच भी करेंगे और उसी प्रोडक्ट को आप कस्टमर को समझाएंगे भी। प्रेजेंटेशन भी उसी प्रोडक्ट का आप अगर देंगे तो आपका सेल्स कहीं लॉस नहीं जाएगा, कहीं कस्टमर आपका लूज नहीं होगा और आपके प्रोडक्ट को वो लेके जाएगा। अब आते हैं हम अपने वीडियो के 6वें पॉइंट पे। गाइज, प्रोडक्ट पिच आपने कर लिया, प्रोडक्ट आपने प्रेजेंट भी कर दिया। अब आता है टाइम प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कराने का। कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट को बिना एक्सपीरियंस के कभी परचेस नहीं करता। अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं मॉल्स में, वहाँ पर भी आप ट्रायल करते हैं। अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं शोरूम पे तो आप भी वहाँ पर भी उसका ट्रायल करते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को सेल करते हैं जहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट करता है तो वहाँ पे कस्टमर्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, जो भी एग्जीक्यूटिव्स या कोई जो भी सेल्स प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कराने का ट्राई करें।
नो मैटर कस्टमर अगर आपसे सेम डे उस प्रोडक्ट को फाइनल नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट वो आपके ऑफिस, शोरूम, शॉप से एक एक्सपीरियंस लेके जाए, ताकि जब भी वो उस चीज़ को लेने का प्लान करे तो उसको वो एक्सपीरियंस रिकॉल हो कि हाँ, मैंने XYZ जगह पे इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लिया था और मुझे वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा था। तो जब भी वो परचेस करना चाहेगा तो एक बार एटलीस्ट आपके पास वापस विजिट ज़रूर करेगा। तो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सेल्स प्रोसेस में। यहाँ तक कि गाइज अगर आपने सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो आपने कस्टमर को 70% अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विंस कर लिया है। अब जो बेसिक 3 स्टेप नीचे के बच जाते हैं, ये स्टेप्स आपके लिए डील ब्रेकर है। सबसे पहला चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है वो है आपके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद, आपके एक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस देने के बाद में कस्टमर के मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप मिनिमम 1 से 2 सवाल कस्टमर से पूछें। अगर कई कस्टमर ओपन होते हैं जो अप फ्रंट होकर के अपने डाउट्स, अपने ऑब्जेक्शंस को आपके सामने रखते हैं कि आप प्रोडक्ट मुझे ये कमी लग रही है, आप प्रोडक्ट मुझे ये कमी लग रही है। तो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप पूरा कस्टमर का ऑब्जेक्शन सुन लें कि कस्टमर को ऑब्जेक्शन किस चीज़ की और कहाँ पे हो रही है। तभी आप उस चीज़ के बारे में कस्टमर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी प्रोडक्ट में अगर कोई कमी है तो लर्न टू एक्सेप्ट, कस्टमर के फीडबैक को एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपफ्रंट उसको नो बोलेंगे, नहीं है मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कमी नहीं है, अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे तो वहाँ पे कस्टमर और आपके बीच में जो अभी तक का रिलेशन डेवलप हुआ है ये ब्रेक हो सकता है। क्योंकि बहुत थिन लाइन के साथ में रिलेशन इनिशियल फेज पे बनता है। जब तक आप कस्टमर प्रोडक्ट सेल नहीं कर देते तब तक आपकी रिलेशन बहुत पतले धागे से बंधी होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उस धागे को मजबूत करने के लिए आपको कस्टमर के सामने एक्सेप्टेंस जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आप कस्टमर अगर गलत फीडबैक दे रहे हैं तो आप उसको भी एक्सेप्ट करें, लेकिन अपना पॉइंट रखने का तरीका होता है, आप उस तरीके को फॉलो करिए। ऑब्जेक्शन के स्टेज पे कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप एग्रेसिव हो गए तो वहाँ पे फिर आप अपने आंसर्स में एक एग्रेशन दिखाएंगे और एग्रेशन किसी को पसंद नहीं आता। अगर आप सभी को एग्रेसिव होकर बात करें तो शायद आप भी उसका जवाब उसी से देंगे। तो B2C सेल्स में ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। और अगर कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके प्रोडक्ट में आपके एक्सप्लेन करने के बाद, एक्सपीरियंस देने के बाद कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है, तो प्लीज़ ट्राई टू टेक अ फीडबैक। कस्टमर से फीडबैक जरूर लीजिए कि उनको आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ कस्टमर को अच्छी लग गई हो जो आपके सेल्स पिच में या आपके USP ब्रोशर में नहीं आती। और अगर कस्टमर को कोई ऐसी चीज़ पसंद आती है तो उस फीडबैक को नोट करके आप उस फीडबैक को दूसरे कस्टमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर है जिनको ये फीचर इस चीज़ का या ये पॉइंट इस प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा लगा था और उन्होंने इस फीचर के लिए ही हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। तो ये आपको आगे सेल्स क्लोज करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आते हैं गाइज लास्ट 3 पॉइंट्स, जिसमें हमारा 8वां पॉइंट है प्राइस नेगोशिएशन। ये स्टेज ऐसा एक स्टेज है गाइज जहाँ पे 8 केस 10 में से लॉस हो जाते हैं। बिकॉज आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की X वैल्यू है, पर जो कस्टमर उसको लेने आया है, अगर उस कस्टमर को आपने उस प्रोडक्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब चीज़ दिया है, तब तो हो सकता है कि वो आपके प्राइस पे ज़्यादा नेगोशिएट ना करें। लेकिन कहीं पर अगर आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने में या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में थोड़े से भी चूके, वहाँ पे कस्टमर आपके प्राइस के हिसाब से बिल्कुल आपकी डील क्लोज नहीं करेगा। और कस्टमर का भी एक एक्सपेक्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो आप अगर उसका रिव्यू पढ़ के जाते हैं या आप ऑनलाइन प्राइस चेक किए होते हैं और काउंटर पे जाने के बाद में स्टोर पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपके रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्टिंग 2000 या 3000 रुपये महंगी है, तो वहाँ पर आप नेगोशिएट करते हैं या आप अपना हाथ पीछे ले लेते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ से नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा। तो यही कस्टमर के साथ में भी होता है।
आप भी किसी की कस्टमर हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमेशा कस्टमर के शूज़ में होकर सोचना चाहिए कि इसकी प्राइस जो हम बता रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो इस प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ जस्टिफाइड है, और जस्टिफाइड है तो बिल्कुल आप अपने प्रोडक्ट को कभी भी चीप रेट पे सेल नहीं करिएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने कभी आईफोन के फ़ोन पे डिस्काउंट देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो एक एस्पिरेशन है लोगों के लिए कि उनको एक आईफोन कैरी करना है। अगर आईफोन के फ़ोन में डिस्काउंट आने शुरू हो गए तो उनकी मार्केट वैल्यू डबल हो सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनको पता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास है, वो क्वालिटी से भरपूर है, और इसीलिए वो प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं देते, और लोग उसको एक एस्पिरेशन वैल्यू की तरह देखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हर प्रोडक्ट वैसा बन सकता है। डिपेंड ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर रहे हैं, और आप अपने कस्टमर्स को कैसे डील कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर आपके प्राइस से आपका प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी प्रोडक्ट उसको, उस इमेज को, उस ब्रांड वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकता। गाइज, तो अगर आप इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप अपने डील को क्लोज करने में, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने में बिल्कुल कामयाब होंगे। लेकिन 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 मैं ये गारंटी बिल्कुल नहीं देता आपको कि आप 100 आउट ऑफ 100 केसेस क्लोज कर लेंगे, क्योंकि इस पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा सेल्स पर्सन नहीं है जो सारे कस्टमर्स को क्लोज कर ले। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ये आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। बहुत या मैक्सिमम टाइम में आप ये देख सकते हैं, अगर आप एक मैनेजर लेवल के कोई अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरह से इन स्टेप में से कुछ ना कुछ स्टेप को स्किप करता है। बिकॉज लोग शॉर्टकट बहुत खोजते हैं कि कितना जल्दी हम इस चीज़ को ख़त्म कर लें। शॉर्टकट का रास्ता शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म पे और शॉर्टकट का कोई काम नहीं होता है। इसी को आप ध्यान रखिए। अगर आप एक बेसिक SOP फॉलो करते हैं तो आपके काम में कभी भी कोई भी गलती नहीं निकाल सकता। तो ये सेल्स के कुछ 8 टिप्स थे जिसको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी हर सेल्स पे एक आप मोहर लगा सकते हैं। अगर आप कस्टमर को सेल्स नहीं भी करेंगे तो भी आप कस्टमर को तो जीत लेंगे, ताकि कस्टमर कभी भी अगर इन फ्यूचर अगर कोई जो प्लान करता है तो एक बार पलट के वो आपके पास आएगा ज़रूर, या आपको एटलीस्ट फ़ोन तो करेगा कि मैं ये प्रोडक्ट प्लान कर रहा हूँ, आप सजेस्ट करिए कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऑलवेज ट्राई टू गिव अ सजेशन एंड अ गुड सजेशन। इसके साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने कस्टमर से एक हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन करिए। रिलेशन मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको अपने सोशल गैदरिंग में इनवाइट कर सकते हैं, आपके फैमिली कोई फंक्शन है तो आप इनवाइट कर सकते हैं, या कहीं भी आपको कस्टमर रैंडमली कहीं दिख जाते हैं तो आप उनको एटलीस्ट हाय हेलो कर सकते हैं। आपके फेस को शायद वो भीड़ में भी पहचान ले अगर आप ये रिलेशन मेंटेन करेंगे तो। और याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से जनरेशन आप इंक्वायरी, क्योंकि किसी भी सेल्स के या किसी बिजनेस में लीड जनरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आपके पास रेफरेंस लीड का सोर्स है तो उससे आप याद रखिए कि आपके बिजनेस को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। रेफरल सेल्स जो है बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है। आपका इंडिविजुअल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में अगर आप फोन्स पे देखेंगे तो आईफोन का अपना एक नेटवर्क है, सैमसंग का अपना एक नेटवर्क है, लैपटॉप सब देखेंगे तो मैकबुक अलग ही ब्रांड बना हुआ है। और इसके अलावा आप अगर जाएंगे तो जैसे कार्स में जाएंगे तो आप मारुति का अलग ब्रांड है, अभी टोयोटा काफ़ी अच्छा कर रहा है, टू व्हीलर्स में आएंगे तो होंडा इज ऑलवेज अ ब्रांड। तो ये सारे लोगों ने अपने ब्रांड स्टैब्लिश किया और इनके अलग नेटवर्क है, इनके कस्टमर इनके नाम को जानते हैं। वैसे अगर आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअल किसी शहर में जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं। तो रेफरल्स जो है बेसिकली ऐसे ही जनरेट होते हैं। आपके कस्टमर्स जिनको आपने प्रोडक्ट सेल किया है उनके साथ रिलेशन हमेशा आप मेंटेन रखिए, ताकि आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को अगर सेल्स करते हों, जब भी आपको कस्टमर अप्रोच करे तो वो प्रोडक्ट वो लेके जाए आपसे। तो ये थे गाइस सेल्स के बेसिक 10 स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करके आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक SOP काइंड ऑफ इसको बना सकते हैं आप। ये इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे।